स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे हमारा क्लास 7th का चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और हम कैसे रिस्पायर करते हैं और कौन सी गैसेस एक्सहेल करते हैं और कौन सी इनहेल। इस चैप्टर में हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो फर्स्टली ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका बायोलॉजी का चैप्टर है ये 7th क्लास का। तो फर्स्ट देखो, हमारा टॉपिक है रिस्पायर। तो रिस्पायर टर्म से क्या समझते हो आप? तो फर्स्टली आप ये जानो, जो हम लिविंग बीइंग्स है, ठीक है, हम किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं, ठीक है। तो हम स्मॉल स्मॉल सेल होते हैं, उनसे बने होते हैं, ठीक है। तो वो वाले सेल क्या करते हैं? वो हमारे बॉडी में बहुत सारे मतलब बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और एक्सक्रीट। तो ये सारी प्रोसेसेस होती है ना हमारी बॉडी में। तो इनको करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है। फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। द सेल्स कैन परफॉर्म दिस फंक्शन ओनली इफ ओनली इफ दे गेट द एनर्जी टू डू सो। तो कोई भी काम करने के लिए, इन फंक्शंस को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। हिंस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड विच गेट्स देम द रिक्वायर्ड एनर्जी। तो जो सारे लिविंग बींग्स होते हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। जो भी ये काम है उन सबको करने के लिए द एनर्जी प्रेजेंट इन द फूड गेट्स रिलीज्ड व्हेन द ऑर्गेनिज्म रेस्पायर और ब्रीथ। तो वो वाली एनर्जी कैसे रिलीज होती है? जब भी कोई ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करता है या रिस्पायर, दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो हमारी जो फूड की है वो एनर्जी रिलीज होती है और हम उसको कोई भी काम करने के लिए यूज करते हैं। फर्स्टली ये टर्म आप अच्छे से समझो बच्चे। तो फर्स्टली देखो बच्चे, तो जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, वो उसकी 2 टाइप्स होती हैं फर्स्टली। तो देखो इसकी कौन सी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? ब्रीथिंग। तो ये हम बाहर से करते हैं, आप देखते हो, आप सांस लेते हो, माउथ से सांस लेते हो। नेक्स्ट है हमारी इंटरनल। तो इंटरनल क्या हुई? इंटरनल में अंदर होता है ना। तो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है जो, उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन में कंसीडर करते हैं। और इसकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक। तो ये मैं आपको आगे टर्म्स इसकी एक्सप्लेन करूंगी, फिलहाल आप इतना ही जान लो। 2 टाइप्स की रेस्पिरेशन होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल होती है। फर्स्टली में हम ब्रीथ करते हैं सिर्फ, और सेकंड वाली होती है वो हमारे मतलब अंदर होती है, सिस्टम के अंदर, ठीक है। इसमें एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेसेस फॉलो होती हैं, ठीक है। तो फर्स्टली देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ फूड हेल्प्स अस इन गेनिंग एनर्जी। तो जो फूड होता है हमें मतलब कैसे हेल्प करता है हमें एनर्जी गेन करने के लिए? फूड खाने के बाद हमें कैसे एनर्जी आ जाती है, ताकत कैसे आ जाती है कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट देखो बच्चे, एज वी ब्रीथ, जब भी हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन को कंटेन करते हैं। तो ऑक्सीजन को कंटेन करके अंदर ले जाते हैं, इन इट एंड ब्रीथ आउट एयर। तो हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं। तो हम अंदर क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन लेके जाते हैं, और बाहर क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो अंदर ऑक्सीजन और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड। दिस ऑक्सीजन व्हेन ट्रांसपोर्टेड टू आवर सेल्स हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द फूड एंड वी गेट एनर्जी। तो वो ऑक्सीजन अंदर जाके क्या करती है बच्चे? वो हमारा जो फूड होता है, ठीक है, तो ऐसे थोड़ा होता है जो हमारे पेट में ऐसे फूड मतलब पड़ा रहता है, ऐसे तो नहीं होता ना। तो जो ऑक्सीजन क्या करती है, उस फूड के साथ रिएक्शन करती है, उसको ब्रेक डाउन करती है। ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होता है? उससे हम एनर्जी मिलती है उससे हमको, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देखो, अगर आपको ये मिस हो गया तो आपको आगे वाला चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। इसकी 2 टाइप्स थी बच्चे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल, ठीक है। एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेसेस थी इंटरनल में, और हमें फूड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अभी हम बार बार बोल रही हूँ मैं एक टर्म, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये ब्रीथिंग का तो आपको पता चल गया होगा, ब्रीथ क्या होता है, ठीक है। सांस लेना, सिंपली हम माउथ से मतलब नोज से, ठीक है, सांस लेते हैं। तो मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको आउट करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन?
तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन देखो फर्स्ट आप, सेलुलर रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस, तो ये एक प्रोसेस है इन विच द फूड दैट वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनसाइड द सेल्स विच रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो जिसमें क्या होता है, जब भी ऑक्सीजन अंदर जाती है तो हमारा जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है, जो हम खाते हैं उसको, ठीक है, ऑक्सीजन उसको ब्रोक डाउन करती है, ठीक है, उसको ब्रोक डाउन करने के बाद क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ऑल दी सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडरगो सेलुलर रेस्पिरेशन, जो लिविंग बींग्स होते हैं, ठीक है, जो लिविंग मतलब जो सांस लेते हैं, चल फिर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पता होगा ना बच्चे, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, तो उनमें क्या होता है, मोस्टली सेलुलर रेस्पिरेशन ही फॉलो होती है, ठीक है। तो पता चला है, आप इसको डायरेक्टली आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देखो, द सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ए सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो सेल रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन जो हमारी बॉडी की मतलब ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ये आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी बच्चे सेल ऑर्गेनल के बारे में, ठीक है। तो उनमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होती है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस करती है, ठीक है, मतलब वहाँ पे होती है। द ऑक्सीजन दैट एन ऑर्गेनिज्म ब्रीथ इन रैक्ट्स विद द कार्बोहाइड्रेट्स, तो जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, और द ऑक्सीजन दैट एन ऑर्गेनिज्म जब भी हम ब्रीथ लेते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स मीन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है, मतलब जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब भी मतलब वो रिएक्ट करती है ग्लूकोज के साथ, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये अच्छे से सुनो बच्चे, कार्बोहाइड्रेट के साथ मतलब जो ऑक्सीजन है उसने रिएक्ट किया, उसको ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन होने के बाद क्या रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और वाटर और एनर्जी, क्योंकि हमें तभी एनर्जी मिलती है ना काम करने की, जो भी हमें मतलब जो भी होती है, ठीक है, कंपेसिटिव फॉर्म होती है हमें। तो नेक्स्ट देखो बच्चे, मैंने आपके लिए ये एक छोटी सी डायग्राम ऐड की है, तो देखो कैसे रिएक्शन होता है। तो फर्स्टली देखो द रिलीज ऑफ एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, आप इतना लर्न कर लोगे आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, तो फर्स्टली क्या होता है, मैंने बोला आपको ग्लूकोज, ग्लूकोज में क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन, तो कैसे रिएक्शन लिखोगे आप, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, देन एनर्जी रिलीज, देखो मैंने एरो के निशान लगाए हुए हैं, देखो रिलीज हो रही है एनर्जी, तो क्या फॉर्म हो रहा है हमारे पास बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो ये हमारी देखो ऐसे हम फिजिकली इसको लिख सकते हैं ग्लूकोज, क्योंकि हमने सिंपल ग्लूकोज लिखा है। तो बच्चे अगर आप केमिकली लिखना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है जो केमिकली C6H12O6 प्लस 6O2, तो C क्या होता है यहाँ पे बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड है, C के 6 मॉलिक्यूल, मतलब C 6 टाइम, तो H क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल्स और O के 6, O ऑक्सीजन होती है आपको पता होगा बच्चे, तो प्लस 6O2 O ऑक्सीजन, तो इतने मॉलिक्यूल्स को आप ऐड करोगे, मीन C6H12O6 हमारा ग्लूकोज है, और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल O2 से साथ वो रिएक्ट किया और हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, 6CO प्लस 6H2O, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को कोई इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मतलब अगर आप एग्जाम में आप ऐसे लिखोगे 6 7, मतलब आपको ऐसे एज इट ही लिखना होगा, आप ऐसे नहीं लिख सकते 6C7H, मतलब कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर आप किसी बच्चे को ये केमिकल इक्वेशन नहीं लिखनी आती, तो आप सिंपल ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और एनर्जी रिलीज्ड और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इतनी भी लिख के छोड़ सकते हो, आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे इतने के, अगर आती है तो ही आप केमिकल लिखो, ठीक है, अगर आपको अच्छे से पता है। तो नेक्स्ट बच्चे हमारा है सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में आपको थोड़ा सा और बताती हूँ। देखो तो ये एक और डायग्राम मैंने आपके लिए शो की है, मतलब फर्स्टली ब्रीथिंग प्रोसेस हो रही है हमारी, तो ब्रीथिंग में क्या हो रहा है, O2, और देखो एरो का निशान शो किया हुआ है, O2 अंदर जा रही है, और जो हमारी CO2 है
वो बाहर आ रही है। ठीक है, मैंने आपके लिए शो किया हुआ है। तो ये डायग्राम मैं आपको वैसे आगे जाकर अच्छे से समझाऊंगी। तो देखो, तो सेलुलर रेस्पिरेशन देखो, यहाँ पे CO2 वगैरह है, हमारे लंग्स बने हुए हैं, सभी कुछ बना हुआ है ना। तो CO2 जा रही है, और देखो माइट्रोकॉन्ड्रिया एनर्जी है, जो भी हम ईट कर रहे हैं, ठीक है, वो ग्लूकोज है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये आप फिलहाल इतना ही देखो, तो आपको मैं आगे इसका क्वेश्चन आएगा उसके मैं डिटेल में समझाऊंगी आपको इसके बारे में। तो नेक्स्ट बच्चे हमारा है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, ब्रीथिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है इन सब के बारे में पढ़ा। और नेक्स्ट है हमारा जो हमारा रेस्पिरेशन है उसकी 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स होती है। फर्स्ट इज एरोबिक, सेकंड इज एनारोबिक। तो इनका नाम थोड़ा सा सेम है लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। ठीक है, तो देखो क्या होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन की कितनी टाइप्स है? 2 है। तो फर्स्टली आप इतना याद रखो, जो एनारोबिक है, ठीक है, एनारोबिक में क्या होता है? रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, तो एनारोबिक में क्या होता है? रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है विदाउट ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की बिना हेल्प से होती है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। तो एरोबिक में क्या होता है? रेस्पिरेशन विद ऑक्सीजन। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना, आप उल्टा नहीं लिख सकते। एरोबिक में आप ऐसे मत, अच्छे से याद करो इसको, आप ऐसे मत लिख देना एरोबिक में विदाउट ऑक्सीजन होता है। ठीक है, आप अच्छे से देखो, एनारोबिक में विदाउट ऑक्सीजन और एरोबिक में विद ऑक्सीजन। ठीक है, ये टर्म याद रखने वाली है बच्चे आपको। तो नेक्स्ट देखो, आपने आपके लिए मैंने इनकी डेफिनेशन भी लिखी है और एक्शन भी शो किया हुआ है डायग्राम में। देखो, जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन 2 टाइप्स है, एरोबिक और एनारोबिक। तो एरोबिक की डेफिनेशन क्या लिखोगे? द ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक की अगर आपको डेफिनेशन आ जाए तो आप ऐसे लिखोगे, जो दी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की जो ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन आपको पता है ना ऑक्सीजन की हेल्प से होती है। तो इनमें क्या होता है? दी ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है उसकी वजह से जो हमारे ग्लूकोज है उसकी ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, तो इसको एरोबिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो C6H12O6 हमारा ग्लूकोज है, प्लस 6O2 के साथ रिएक्ट किया, और तब क्या हुआ? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। ठीक है, ATP बारे में आपको बाद में बताती हूँ, ये एनर्जी की एक फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म भी बताती हूँ। पहले हम एनारोबिक की डेफिनेशन कर लें। एनारोबिक की क्या होती है बच्चे? द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक फेरिक ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो उसमें क्या होता है बच्चे? तो मतलब जो ऑक्सीडेशन होती है, जो हमारा फूड होता है, ठीक है, उसमें एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है, इसमें मतलब विदाउट ऑक्सीजन ये प्रोसेस होती है। ठीक है, ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, वैसे ही मतलब उसकी फूड की पार्शियल ब्रेकडाउन हो जाता है। तो देखो कैसे होती है रिएक्शन। C6H12O6 हमारा ग्लूकोज है और उसकी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, तो क्या हुआ? 2C2H5OH फॉर्म हुआ, प्लस 6CO2 प्लस 2 ATP। ठीक है, तो ATP एनर्जी की फॉर्म होती है। तो आपको आगे भी ATP की मतलब फुल फॉर्म होती है एंडियोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, ये मैंने आपके लिखा हुआ है, आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो ADP की क्या होती है? 2 टर्म्स यूज होती हैं इस चैप्टर में, ATP और ADP। ADP अभी टर्म नहीं आई है लेकिन आप इसकी फुल फॉर्म नोट कर लो, एंडियोसाइन डाई फॉस्फेट। तो इनमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंसेस है, उसमें ट्राई है और इसमें डाई फॉस्फेट है। ठीक है, आप इसको अच्छे से आपको पूछ सकते हैं एज इट, आपको मल्टीपल क्वेश्चन में 1 मार्क्स क्वेश्चन में इनकी मतलब फुल फॉर्म आ सकती है। वजह ये अच्छे से देखो इसको। तो नेक्स्ट हम इस चैप्टर का टॉपिक है हमारा एनारोबिक और एरोबिक में
डिफरेंसेस, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और जरूरी भी इसको अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो आगे वाले बायोलॉजी के चैप्टर आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो इसको ध्यान से रीड कर लो अपनी बुक में से, ठीक है। थैंक यू।